ठीक है ना। आज तो मैं गुजारे के तौर पर कर लेता हूँ इसको। आप लोग किसी भी काबिल नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, बल्कि हम पूरी कौम ही किसी काबिल नहीं, बमशमूल मैं भी उनमें। थकी हुई, मरी हुई, मुर्दा, बद अखलाक, बद तहजीब, बेहुदा, बेहया, ये सारे लफ्ज़ इनमें मैं भी शामिल हूँ, सिर्फ आपको नहीं शामिल कर। ठीक है, एक दो दिन आप एक स्टैंड को नहीं संभाल सके, उसको भी भन दिया आपने। आप लोगों ने क्या करना है? कुछ भी। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे बस। मैंने उस दिन टेम्परेचर के स्केल्स पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज मैं शुरू करने लगा आइडियल गैस लॉ। गैस जो है ये, एक तो हम रियल गैस को स्टडी करते हैं और दूसरा जो है वो हम आइडियल गैस जो है उसको स्टडी करते हैं। रियल गैस मीन जो रियलिटी में मौजूद है, और आइडियल गैस वो कि जो गैस हम फिज़िकली स्टडी करते हैं अपने मॉडल को आसान करने के लिए। तो जो आइडियल गैस लॉ है, जो आइडियल गैस यानी कि आइडियल गैस बेसिकली क्या है कि हमने जब किसी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करना होता है तो उस सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम तीन चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय थ्री थिंग्स। ठीक है, नंबर वन टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये तीन चीज़ें जो है इनके ऊपर जो है वो आपकी स्टेट ऑफ द सिस्टम। वैसे तो और भी फंक्शंस होते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम के, जैसे इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है। इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी भी स्टेट ऑफ द सिस्टम ही, लेकिन ये मेन है इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी भी स्टेट ऑफ द सिस्टम है, लेकिन हम इनको बाद में जाके जब थर्मोडायनामिक्स को आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो हम इन चीज़ों को जो है वो स्टडी करके देखेंगे। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस जो यहाँ पर अभी इन तीन चीज़ों के ऊपर है कि टेम्परेचर क्या, प्रेशर क्या और वॉल्यूम जो है वो क्या। ठीक है, तो सपोज़ करें कि हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के। N के N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और V जो है ये हमारे पास वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम के। यानी कि आपकी आइडियल गैस जो है उसके अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, यानी कि जितने ज़्यादा क्वांटिटी मैग्नीट्यूड जो है वो जितना ज़्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है दूसरी इक्वेशन जो है वो बॉयल्स लॉ है। ये बॉयल्स लॉ जो है ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में हमने बंदे पढ़ा हुआ है। बॉयल्स लॉ ये कहते हैं कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो।
कांस्टेंट, ठीक है। जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो तो उस वक़्त P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद ये आप कह लें कि ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन के ऊपर आए। इक्वेशन नंबर 3, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। ये होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर हो इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। जब कांस्टेंट प्रेशर हो तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये तीन मेन इक्वेशंस हैं जो आइडियल गैस लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप इसके अंदर देख लें इन इक्वेशंस के अंदर कि आपने जो है वो कंडीशंस जो हैं उनको इम्पोज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपने कंडीशन लगाई हुई है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। इधर आपने कंडीशन लगाई हुई है कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आप आइडियल स्टेट जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन सारी इक्वेशंस को 1, 2 और 3 को कंबाइन कर दूँ, इफ़ वी कंबाइन 1, 2 एंड 3, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ओ V एन T ओवर V, ठीक है। ये सारी तीनों की तीनों मैंने कंबाइन कर दी 1, 2 एंड 3 अंडर द कंडीशंस के जो कंडीशंस आपको दी हुई हैं उन कंडीशंस के तहत। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन के टी। के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ये इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर, अब इसको कैलकुलेट किया गया है, ठीक है ना। इसको ये होता है हमारे पास के बी 1.38 10 की पावर -13 जूल पर केल्विन, ये इसके बराबर इसकी वैल्यू होती है, सॉरी 23 जूल पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पर अब P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ एटम्स, T टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ये वैल्यू जो है मेजर की गई है। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर N जो है इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ कि N जो है वो N ओवर N A के बराबर है। N A एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। N A क्या है, एवोगाड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 10 की पावर 23 पर मोल्स। उसके बाद जो है हमारे पास N नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू ये वाली N की जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, पी वी इज इक्वल टू N ओवर N A के टी। अब यहाँ पर K ओवर N A ये R के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ इक्वेशन को, पी वी N K ओवर N A T,
तो ये आर के बराबर है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज नोन एज आइडियल गैस लॉ। इसको जो है वो हम क्या नाम देते हैं, आइडियल गैस लॉ का। अब ये आइडियल गैस लॉ जो है ये किसके लिए, ये आइडियल इक्वेशन के लिए, यानी कि आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं है। आप इसको रियल गैस के ऊपर नहीं इस्तेमाल कर सकते इस इक्वेशन को। अगर आप रियल गैस पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है वो रियल गैस के लिए होते हैं और उसके अंदर कुछ और अजम्पशंस जो हैं वो ली जाते हैं। लेकिन सिंपलेस्ट अगर आप आइडियल गैस, हमने यहाँ पर क्यों ये आइडियल गैस लॉ स्टडी किया, ये हमने इसलिए आइडियल गैस लॉ स्टडी किया क्योंकि हम ने काइनेटिक थ्योरी स्टडी करनी है और काइनेटिक थ्योरी के अंदर हम जो गैस यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, वो आइडियल गैस होगी। तो आइडियल गैस जो है इन कंडीशंस के अंदर वो अपना काम करती है, अमल करती है, ठीक है, लेकिन ये रियल गैस से मुख्तलिफ है। अच्छा, अब उसके बाद आप देखें कि ये तो हो गया हमारे पास आइडियल गैस लॉ। अब आ रहे हैं आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर, ठीक है। हमने ये सारी जो अभी जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो हमने इसलिए पढ़ी है कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझना है और हमने काइनेटिक थ्योरी जो है उसको डेवलप करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक का लफ्ज़ तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी से ही है। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये एक्चुअली बेसिकली क्या डिस्क्राइब करती है, ये डिस्क्राइब करती है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ आइडियल गैस, क्योंकि काइनेटिक है। काइनेटिक किससे रिलेटेड है, मूविंग ऑब्जेक्ट से। काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, मूविंग ऑब्जेक्ट से। तो हम इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे कि जो मूविंग हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या प्रेशर होता है, उनका क्या टेम्परेचर होता है और उनका क्या वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है इस हवाले से हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि हम जो काइनेमैटिक्स हैं आइडियल गैस की, ठीक है, और जिस स्टेट के अंदर आइडियल गैस है, यानी कि वो क्या स्टेट है उसकी, उसका स्टेट का कैसे पता चलेगा, उसका क्या प्रेशर है, उसका क्या वॉल्यूम है, उसकी क्या टेम्परेचर है, ठीक है। इससे आपको उसकी सारी काइनेमेटिक और प्रॉपर्टीज़ का पता चलेगा। तो बेसिकली जो मूविंग प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स की, उनको स्टडी करने के लिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज़ करते हैं। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो उसके 5 मेन पास्टुलेट्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये सारी थ्योरी जो है वो बेस करती है। 5 मेन पास्टुलेट्स हैं जिनके ऊपर ये सारी थ्योरी जो है वो बेस करती है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि काइनेटिक थ्योरी यूज़ किस लिए होती है। द काइनेटिक थ्योरी of gases describe the motion
of molecules are atoms of ideal gas। ठीक है, ये आइडियल गैस के जो है मॉलिक्यूल या एटम्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करती है। ठीक है, और देयर इंट्रैक्शन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज्ड। ठीक है, वो वहाँ पे डायनामिक्स आ जाएंगी। एंड देयर इंट्रैक्शन with the walls of the container in which the gas is enclosed। कि जिसके अंदर गैस जो है वो इनक्लोज्ड है। ठीक है, अब हम जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है इसको स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। देखो ना, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। तो एटम्स कौन से लेवल पे आते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। तो हम काइनेटिक थ्योरी जो है उसको डिस्कस करते हैं किसके ऊपर, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। काइनेटिक थ्योरी of gases is a microscopic approach to study the motion of gas molecules or atoms। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, एटॉमिक लेवल की ये अप्रोच है। अब इसके जो मेन पास्टुलेट्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम इसका प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो पास्टुलेट्स, नंबर 1, द गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, the gas consists of large number of molecules। गैस के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मॉलिक्यूल्स होते हैं, या एटम्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ, जिसमें से हम एवोगाड्रो नंबर लेते हैं। ठीक है, 6.02 to 10 की पावर 23, जिसके अंदर से हम एवोगाड्रो नंबर जो है वो लेते हैं। तो वैसे वो तो एवोगाड्रो नंबर आपने नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, वो तो आपने फिक्स कर दिए अपनी सहूलत के लिए, वरना तो हर किलोग्राम जो होता है वो तो डिफरेंट ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में, इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड जो हैं वो मॉलिक्यूल्स किसी भी आइडियल गैस के अंदर। ये इसका पहला पास्टुलेट था, यानी कि उसमें ये इस पास्टुलेट में ये बताया गया है कि गैस जो है उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स कौन से हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स, वो बहुत ज़्यादा है। एक पास्टुलेट हो गया। नंबर 2, साइज या डायामीटर, द साइज और डायामीटर of molecules is much smaller as compared to the separation between these two molecules।
ठीक है, इन मालिक्यूल्स के जो कोई दो मालिक्यूल, या आप टू को रहना था, आप सिर्फ कहते हैं दीज मालिक्यूल्स, यानी कि जो साइज़ है, ये डायामीटर है, देखो ना यही साइज़ होगा। डायामीटर क्या होता है सर? ये इतना, ये डायामीटर, इसका डायामीटर या साइज़ इन मालिक्यूल्स का, यानी कि वो जो लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स किसी गैस के अंदर हैं, उनका साइज़ या डायामीटर, जो सेपरेशन है उनके दरमियान में, यानी कि उनके दरमियान में जो फासला है उससे बहुत कम। ठीक है, मतलब सपोज करें कि ये एक आइडियल गैस है, हम सब लोग जो हैं, ठीक है, तो आपका साइज़ और फासला, अब आपका साइज़ बड़ा है और फासला बहुत कम है, आप जुड़ जुड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, आप जुड़ जुड़ के बैठे हुए हैं इसलिए कि हमें भी कोरोना है तो दूसरे को भी लगे, ठीक है, वो कोई असर नहीं है हम के ऊपर, जो मर्जी बकवास कर लें, ठीक है। तो अब आपके दरमियान आपका साइज़ जो है वो बड़ा है और सेपरेशन कम है, लेकिन जो गैस के मालिक्यूल्स हैं आइडियल गैस के, वो SOPs को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन दैम। इसका मतलब है कि उनके दरमियान में सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, दे हैव ए लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, उनके दरमियान से बहुत फासले के ऊपर आइडियल गैस के अंदर मालिक्यूल है, हालांकि लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, इवन के उसके अंदर बहुत ज़्यादा मालिक्यूल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा सेपरेशन। ये नहीं है कि बिल्कुल जुड़ जुड़ के साथ एक दूसरे को कोरोना लगाने के लिए बैठे हुए, नहीं, वो फासले के ऊपर है एक दूसरे से, उनका साइज़ जो है ना वो एक दूसरे से फासले के ऊपर, ठीक हो भाई। ये दूसरा जो है वो पास्टुलेट है। अच्छा, उसके बाद आए आप तीसरे पास्टुलेट के ऊपर। अब ये मालिक्यूल जितने भी हैं, इवन के इनके दरमियान सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो आपस में ये कोलाइड भी करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पास्टुलेट यही बताता है हमें, द मालिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस कोलाइड विद ईच अदर। ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ ये कोलाइड करते हैं, एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। और कंटेनर जिसके अंदर आपने इनको इनक्लोज किया होता है, उसकी वॉल्स के साथ भी ये कोलाइड करते हैं, ठीक है, in which the gas is enclosed. These collisions are perfectly elastic. ये collisions जो हैं ये क्या, ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक कौन सा collision होता है? जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, एनर्जी लॉस होना जाए वो ब्रॉडर सेंस के अंदर आ जाता है। एनर्जी लॉस के अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और भी बहुत सारी एनर्जी आ सकती है। कोल्यूजन्स, ये कोल्यूजन्स जो हैं ये मोशन से रिलेटेड थे जब आपने इनको स्टडी किया हुआ है। आपने इनको हम मैकेनिक्स 1 के अंदर आपने कोल्यूजन वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। तो इलास्टिक कोल्यूजन का मतलब यह है कि जिसकी मोमेंटम तो हर कोल्यूजन के अंदर जो है वो कांस्टेंट होता है। क्यों होता है कांस्टेंट मोमेंटम हर कोल्यूजन के अंदर? हम क्यों कहते हैं कि हर कोल्यूजन चाहे इलास्टिक हो चाहे नहीं इलास्टिक हो, हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कंजर्व कर रहा है। क्यों? वाई? ले एनर्जी का फ़र्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो दोनों कोल्यूजन्स के अंदर कंजर्व होता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, थिंक ओवर इट, ठीक है। बहरहाल मैं अभी इसकी नहीं जा रहा डिटेल के अंदर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये कोल्यूजन्स जो हैं
दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक। और इलास्टिक कोलिजन वो होता है कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर जाके वाल के साथ टकरा रहा है या आपस में टकरा रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही। विद देयर कोलिजन्स with the walls of container or with each other, their energy is not losing. This is ideal condition. In reality it not happens. Whenever there is a collision between two bodies, there is a loss of energy. लेकिन हम यहाँ पर ये आइडियल सिचुएशन ली हुई है, आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो हम आइडियल गैस के लिए कह रहे हैं कि भाई ये परफेक्टली इलास्टिक है, चाहे वो आपस में टकरा रहे हैं या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकरा रहे हैं तो कोलिजन्स जो हैं वो इलास्टिक हैं। अच्छा, तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, ठीक है, ऑन आइडियल गैस। ठीक है जी, द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर applicable on gas molecules। न्यूटन के लॉज, अब न्यूटन के कौन से लॉ हैं? 3 लॉ हैं। न्यूटन के लॉ क्या करते हैं? न्यूटन के लॉ डायनामिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे मोशन जनरेट हो रही है। इसका मतलब है कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आप इनकी डायनामिक्स को इजीली न्यूटन के लॉज की मदद से डिस्क्राइब कर सकती। वैसे भी कोई भी चीज़ जो वो न्यूटन के लॉ से बाहर तो जाती ही नहीं है। ठीक है, आप जितने फिज़िकल लॉज होते हैं उनके अंदर रह गई आपने चीज़ों को स्टडी जो है वो करना होता है। ठीक है, तो न्यूटन के लॉज जो हैं हम इनसे बाहर जाके तो गैस की मोशन को स्टडी आइडियल को कर नहीं सकते। तो न्यूटन के लॉज जो हैं वो इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो आपको उनका पता है कौन से लॉज हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएं जो 5वें हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे के ऊपर उस वक्त तक फोर्स नहीं लगाते जब तक कि ये एक दूसरे से नहीं टकरा जाते। यानी कि ये हम अपने मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। जैसे हमें आदत होती है टांग अड़ाने के दूसरे के मामले के अंदर, खाम खा ये इख्तलाफ है या नहीं है। ठीक है, ये जब टक्कर मारते हैं एक दूसरे को तो फिर ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, हमारी तरह नहीं है, हम टक्कर ना भी मार रहे हो तो हम फिर भी जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन है। ये नहीं भी टकरा रहे तो तब ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही है। ये फोर्स उस वक्त लगाएंगे जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे। ठीक है, तो 5वां पोस्टुलेट, the molecules of ideal gas does not collide with each other until does not, इधर लिखना था हमने, exert force on each other until they not collide, जब तक कि वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर जाते। ठीक है जी, तो दीज आर द मेन 5 postulates of kinetic theory of ideal gases। यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस के 5 मेन postulates हैं। ठीक है जी, पहला क्या है? गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरे नंबर पर साइज़ या डायामीटर जो गैस मॉलिक्यूल का होता है वो इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। मॉलिक्यूल्स जो है गैस के वो आपस में कोलाइड करते हैं और जो वाल्स होती हैं उनके साथ भी कोलाइड करते हैं कंटेनर की, और ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं। चौथा पोस्टुलेट है
कि जितने भी न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हैं वो एप्लीकेबल हैं इन आइडियल गैस के ऊपर, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो आइडियल गैस के हैं। और पांचवा ये है कि उस वक्त तक एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते जितनी देर तक ये एक दूसरे से टकरा नहीं जाते। जब ये टकराते हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो है एग्जर्ट, क्योंकि आपको पता है कि जब कोलिजन होता है दो बॉडीज़ का तो एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस लगती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है जी, अब हमें ये सारी बातों का पता लग गया। नाउ हमें ये पता लगा काइनेटिक थ्योरी क्या होती है, उसके मेन पास्टुलेट्स का। अब इसकी रोशनी के अंदर, इन पास्टुलेट्स की रोशनी के अंदर हमने स्टडी करनी है प्रेशर टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस। और फिर हम आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की इसी की मदद से वेलोसिटी भी निकाल के देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी। तो सबसे पहला टास्क हमारा जो नंबर 1 है वो आया हमने प्रेशर ऑफ ए गैस। गैस का प्रेशर जो है उसको हमने कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो अब प्रेशर क्या होता है? देखिए प्रेशर बेसिकली क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि आपने गैस को जिस कंटेनर के अंदर इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है, गैस को जिस कंटेनर के अंदर इनक्लोज किया हुआ है, मॉलिक्यूल्स उसकी वॉल्स के एरिया के ऊपर क्या कर रहे हैं? जब उससे टकराते हैं तो फोर्स लगाते हैं। दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस। कहते हैं ना जब प्रेशर बढ़ जाए गैस का सिलेंडर के अंदर तो सिलेंडर फट जाता है। ठीक है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसको समा ही नहीं सकता उस एरिया के अंदर जिसके अंदर वो प्रेशर लग रहा है, तो फिर ब्लास्ट जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर हर ब्लास्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर तो हमने सिर्फ प्रेशर जो है वो कैलकुलेट, वो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया। तो ये बेसिकली क्या है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैस इनक्लोज है। ठीक है जी, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैस इनक्लोज है और हमने ये कैलकुलेट करना है कि ये जितने मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज हैं ये कितना प्रेशर जो है उसकी वाल्व्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो वो हमें इस फार्मूले से पता लगे। चलिए कि इसके लिए पूरी मैथ हमें फिर डेवलप करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर ये एग्जांपल लेता हूँ कि क्यूबिकल कंटेनर है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है और उस क्यूबिकल कंटेनर के अंदर जो है वो गैस इनक्लोज्ड है। अब वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्यूबिकल कंटेनर्स की वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। हमने उस प्रेशर को जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप कंसिडर करें, कंसिडर an ideal gas which is enclosed in a cubical container। एक आइडियल गैस है जो इनक्लोज है क्यूबिकल कंटेनर के अंदर। द लेंथ ऑफ कंटेनर L है। तो अब इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज हैं और वो क्या करेंगे? वो कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आइडियल गैस आर लार्ज,
सो दे विल collide with the walls of the cubical container। तो वो जो वॉल्स हैं क्यूबिकल कंटेनर की उसके साथ टकराएंगे। तो अब ये क्या करेंगे, दे ट्रांसफर मोमेंटम टू द वॉल्स, क्योंकि मूव कर रहे हैं, मास भी है। दे ट्रांसफर्ड मोमेंटम टू द वॉल्स। तो ये क्या करेंगे, ये मोमेंटम जो है वो वॉल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे विल एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल्स। द मॉलिक्यूल्स विल एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल्स। P इज इक्वल टू F ओवर इतना प्रेशर एक्सर्ट करें। ठीक है, अब ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ यहाँ पर जो ये क्यूबिकल वैसल है, पहले इसकी फिगर बनाते हैं। फिर उसमें पहले मैं एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करूँगा, उस मॉलिक्यूल को फिर हम जाके n मॉलिक्यूल्स के ऊपर जर्नलाइज करते हैं, क्योंकि अगर हमें एक मॉलिक्यूल का पता चल जाएगा तो फिर हमें n मॉलिक्यूल्स की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सपोज करें कि ये हमारे पास क्यूबिकल कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर ये इसकी x डायरेक्शन है, ये इसकी z है, 3D के अंदर है, और ये इसकी y है। मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ A D C B, ठीक है, G F E H। इसके अंदर ये एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m1 है और v1x इसकी वेलोसिटी है। टोटल लेंथ इसकी L। ठीक है, ये एक क्यूबिकल वैसल है। मैं अभी इसके अंदर एक मॉलिक्यूल को ले रहा हूँ, उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1x है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वैसे तो 3 डायरेक्शन है, मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, वो x में भी होंगे, y में भी होंगे और z में, लेकिन हम अभी अपनी आसानी के लिए सिर्फ x के लिए कैलकुलेट करें। और ले भी एक मॉलिक्यूल रहे हैं, इससे टकराया, रीबाउंड होगा, टकरा के वापस इस तरफ जाएगा, इससे टकराएगा, फिर रीबाउंड होगा। ये वाला सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, ये वाला सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ये इसके साथ ये टकराता रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2L। ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 2L। अब मैं यहाँ पर टाइम अब हो गया ओवर, तो मैं इसको फिर अब कल लेक्चर के अंदर जो है ना इसको कंप्लीट करूँगा कि हम किस तरह इसका प्रेशर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।